हेलो एवरीवन। तो आज मैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी। तो जो अर्थव्यवस्था है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है अर्थव्यवस्था है क्या? तो जो अर्थव्यवस्था है इसको हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, जैसे कि जो अर्थव्यवस्था है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिकों में संसाधन क्या होता है? संसाधन वो होता है जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ। संसाधन उसे कहते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के जो है आवश्यकताओं को पूरा करे, उसी को संसाधन के रूप में जानते हैं, हम समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था में संसाधनों का नागरिकों में इस प्रकार आवंटन किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। इसमें नागरिकों के अधिकतम कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसी को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसको जो है धन प्लस संसाधन, दो चीज़ों से मिलकर बनता है अर्थव्यवस्था, और इसमें जो है धन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी जो है अर्थशास्त्र धन प्लस सिद्धांत से मिलकर बनता है। तो जो अर्थशास्त्र है यह एक ऐसा विषय होता है अर्थशास्त्र में जिसमें नागरिकों के भौतिक सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें जो है ऐसे सिद्धांतों का संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जिसका जो है जिससे जो है उन संसाधनों का उपयोग करके दुर्लभ संसाधनों को जो है आवंटन किया जाता है, संग्रह किया जाता है। इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, और इसको जो है हम धनशास्त्र के नाम से भी जानते हैं अर्थशास्त्र को। तो जो अर्थशास्त्र है यह एक सैद्धांतिक विचारधारा है, केवल सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है इसका वास्तविक स्वरूप है। अर्थशास्त्र केवल नाम मात्र का है, और जो है अर्थव्यवस्था इसका वास्तविक स्वरूप होता है। तो जो अर्थशास्त्र है यह जो है संसाधनों का संग्रह करता है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके जो है नागरिकों में उन संसाधनों का आवंटन करती है, नागरिकों में उन संसाधनों को बांटती है। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, और इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 प्रकार के संसाधनों की जो है मान्यता है। 4 प्रकार के संसाधन माने गए हैं अर्थशास्त्र में। वो है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, और चौथा उद्यमशीलता। पहला जो भूमि है, भूमि पर जो है किस प्रकार के संसाधन उगाए जाते हैं? भूमि पर गेहूँ, चावल, जौ, जो हमारे खाने योग्य संसाधन होते हैं, उस प्रकार के संसाधन भूमि पर उगाए जाते हैं। और भूमि पर जो है आय के रूप में क्या प्राप्त होता है? किराया प्राप्त होता है भूमि पर आय के रूप में। दूसरा है श्रम। दूसरा संसाधन है श्रम। श्रम क्या है? श्रम एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए हमें श्रम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे खेतों में गेहूँ उगाना है या फिर धान बोने हैं, तो हमें उसके लिए श्रम की ज़रूरत पड़ेगी। धान के रोपण करने के लिए रोपण करने के लिए हमें कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी जो उस खेत में श्रम करेंगे धान को रोपने के लिए। तो इस प्रकार जो है हमें श्रम एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो श्रम में जो है मजदूरी प्राप्त होता है, उनको आय के रूप में जो श्रम करते हैं उनको मजदूरी प्राप्त होता है। तीसरा है पूंजी। पूंजी क्या है? पूंजी मतलब धन। जिनके पास पूंजी होता है वे जो दूसरों को ऋण देते हैं, और दूसरों को ऋण देते हैं, जिनको ऋण देते हैं वो उनको ब्याज सहित ऋण चुकाते हैं। तो जो पूंजी होता है जिनके पास, उनको आय के रूप में क्या प्राप्त है? उनको आय के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। चौथा जो संसाधन है वो है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश। जो उद्यमशीलता होता है इसमें रिस्क तो होता है, लेकिन इससे लाभ भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है हमें उद्यमशीलता से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो 4 संसाधन है, इन्हीं 4 संसाधनों का उपयोग करके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब अगर कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब ग्रोथ करती है, विकास करती है, तो उसके मार्ग में मुख्य रूप से 2 समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहला है संसाधनों का अभाव होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अभाव पाया जाता है। और दूसरा होता है संसाधनों के आवंटन को लेकर, मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नहीं, जो देश विकसित हो रहा होता है, जैसे कि भारत में संसाधनों का अभाव देखा जाता है। और दूसरा होता है संसाधनों के आवंटन को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये भी समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार के संसाधन उगाए जाएं। गेहूँ उगाया जाए, चावल उगाया जाए ज़्यादा, कि ज़्यादा जौ पर उगाया जाए। दूसरा होता है समस्या होती है किसके लिए उगाया जाए,
किसके लिए, मतलब वृद्ध लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए उगाया जाए। और तीसरा समस्या आता है कि किस प्रकार उगाया जाए, कैसे उगाया जाए। कैसे का मतलब कि श्रम के माध्यम से उगाया जाए या फिर पूंजी का उपयोग करके उगाया जाए। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था जो है, पहला जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो है 2 प्रकार होता है। पहला है खुली अर्थव्यवस्था, दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा जो प्रकार है वो है संसाधनों के स्वामित्व को लेकर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो तीसरा प्रकार है वो विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है विकासशील देश, दूसरा अल्प विकसित देश और तीसरा विकसित देश। तो ये जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। पहला जो प्रकार है अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये अंतर संबंधों के आधार पर। तो जो खुली अर्थव्यवस्था है इसमें पहला जो पॉइंट है वो है इसमें आयात और निर्यात की जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। और दूसरा संसाधनों की आवाजाही जो है आवाजाही का जो है संसाधनों की आवाजाही को जो है आवाजाही के लिए भी खुली स्वतंत्रता होती है। और तीसरा है इसमें उदारवादी नीति का पालन किया जाता है। उदारवादी कहने का मतलब कि अगर किसी देश में संसाधन की आवश्यकता है तो दूसरे देश से आयात कर लेता है, तो ये जो है इसी को उदारवादी नीति कहते हैं। दूसरा जो है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में आयात वस्तुओं के और सेवाओं के आयात और निर्यात जो होता है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। और ये जो बंद अर्थव्यवस्था होती है संरक्षणवादी नीति का पालन करती है। और इसमें ये जो है एक आदर्श स्थिति किसी भी, ये जो है विश्व में जो बंद अर्थव्यवस्था होती है ये एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। तो अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। तो जो पहला प्रकार है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो पहला पॉइंट है वो है इसमें जो कीमतों का निर्धारण होता है वो सरकारी जो है केंद्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, कीमतों का निर्धारण जो होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहने का मतलब कि उत्पादन, उपभोग, विनियमन और वितरण, ये 4 प्रकार की जो है आर्थिक क्रियाएं होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। इन आर्थिक क्रियाओं पर जो है सरकार का जो है नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तीसरा जो पॉइंट है इसमें जो नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है। जिस संसाधन का जो है नागरिकों को आवश्यकता होता है उन्हीं संसाधनों को जो है सरकार उत्पादित करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो है नागरिकों के अधिकतम कल्याण पर अधिकतम ध्यान दिया जाता है। और इसका जो है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसमें जो है बाजार की प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इसमें बाजार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई जुड़ाव नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहला जो पॉइंट है वो है इसमें जो कीमत होते हैं, इसमें कीमतों का जो निर्धारण होता है वो बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम इसको इसके लिए हम इसको जो है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो और इसमें जो है जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उत्पादन, उपभोग, विनियमन और वितरण, इन पर जो है निजी लोगों का अधिकार होता है। और जो निजी लोग होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है निजी लोग जो होते हैं उनका जो अधिकतम उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाने का होता है। और इसमें जो है अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है। अहस्तक्षेप कहने का मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का कोई जो है जुड़ाव नहीं होता है, सरकार की कोई जो है महत्ता नहीं होती है इसमें जो है। इसीलिए हम इसको जो है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। जो नेक्स्ट है वो है विस्तृत अर्थव्यवस्था है। विस्तृत अर्थव्यवस्था में जो है इसमें सरकार की जो प्राथमिकता होती है वो कम होती है। और दूसरा है इसमें सरकार नियामक की भूमिका निभाता है। तीसरा है इसमें जो है नागरिकों के कल्याण पर जो है सम्मिलित रूप से जो है ध्यान दिया जाता है।
तो अब हम अर्थव्यवस्था के जो है नेक्स्ट प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट प्रकार है वो है पहला है अर्थव्यवस्था के विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रकार था ना। पहला है अल्प विकसित देश। जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित देशों में ये जो है इनमें संसाधनों का जो दोहन होता है वो प्राथमिक अवस्था में होता है, बहुत कम होता है संसाधनों का दोहन। मतलब संसाधन बहुत कम उपलब्ध होते हैं इन देशों में। दूसरा पॉइंट है इनका प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होता है। तीसरा है इनमें तकनीकों का अभाव होता है। चौथा पॉइंट है इनमें जो है अल्प विकसित देश जो होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र पर यानी कृषि क्षेत्र पर जो अधिक ध्यान देते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इनमें जो है आधारभूत संरचना जो होती है उसका अभाव देखा जाता है। और अल्प विकसित देशों में गरीबी और बेरोजगारी का जो दर होता है वह अधिक उच्च होता है, उच्च स्तर पर होता है। तो ये जो है अल्प विकसित देशों के बारे में था। दूसरा है विकासशील देश। विकासशील जो देश हैं इनमें जो है संसाधनों का जो दोहन होता है, संसाधनों का दोहन जो है संसाधनों को लेकर जो है अपार संभावनाएं होती हैं। इनमें संभावनाएं होती हैं कि इनमें जो है भविष्य में जो ये अपने देश में संसाधनों का जो अभाव है उसको दूर कर लेंगे। दूसरा है इनका जो प्रति व्यक्ति आय है वह जो है विश्व की अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जो है कम होता है। जैसे कि लाइक अमेरिका और कनाडा से जो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। भारत एक विकासशील देश की कैटेगरी में आता है हमारा भारत। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनमें जो है आधुनिक तकनीकों का अभाव पाया जाता है। तकनीक तो मौजूद होता है लेकिन आधुनिक तकनीक का अभाव पाया जाता है। जैसे कि अमेरिका और कनाडा जो होते हैं, रूस हैं, ये सब जो आधुनिक तकनीकों का निर्माण करते रहते हैं, लेकिन भारत में जो है आधुनिक तकनीकों का अभाव देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका ये जो होते हैं औद्योगिक सेक्टर के मामले में जो है इनमें संभावनाएं देखने को मिलती हैं कि ये औद्योगिक सेक्टर में अपने जो प्रभाव हैं उसको अधिक उच्च बना लेंगे। जैसे कि हमारा भारत है, जब भारत में अर्थव्यवस्था के विकास की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया के चलने के क्रम में जो है भारत का जो द्वितीयक सेक्टर है, औद्योगिक सेक्टर, उस पर जो अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अधिक ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से औद्योगिक सेक्टर का जो विकास है वह रुक गया। तो इस प्रकार अब वर्तमान में जो सरकार है औद्योगिक सेक्टर का जो महत्वपूर्णता है उसको समझ चुकी है और उसको जो है विकसित करने के लिए योजनाएं ला रही हैं। तो इस प्रकार भारत जो है 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश के रूप में उत्पन्न हो पाएगा। नेक्स्ट है विकसित देश। विकसित देश क्या है? विकसित देशों में जो है इनमें संसाधनों का जो दोहन होता है अति उच्च स्तर पर होता है। इनमें संसाधन बहुत अधिक पाया जाता है। इनको जो है किसी भी देश से अन्य प्रकार से जो है किसी भी प्रकार का संसाधनों को आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें संसाधन अपार मात्रा में मौजूद होते हैं। दूसरा है इनका प्रति व्यक्ति आय जो है अति उच्च होता है। इनमें आधुनिक तकनीकों का जो है आधुनिक तकनीक जो है अधिक पाए देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीकों की दृष्टि से अधिक समृद्ध होते हैं। और ये जो होते हैं द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर और सेवा सेक्टर, इन दो क्षेत्रों पर जो है अधिक जो है ध्यान देते हैं और इन्हीं दो सेक्टरों की वजह से ये आज विकसित देश बन पाते हैं। तो हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके होता है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि हल हो गया, कुदाल हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन हैं। तो
प्राकृतिक संसाधन जैसे गेहूँ, चावल, ये भी प्राकृतिक संसाधन, इनका उपयोग किया जाता है प्राथमिक सेक्टर में। और जो है इस सेक्टर में जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वह कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है। दूसरा है औद्योगिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है जो प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको मशीनों में जो है उसको नए उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। नए उत्पाद कहने का मतलब प्राथमिक सेक्टर से जो मान लो गेहूँ, प्राथमिक सेक्टर से गेहूं को जो है औद्योगिक सेक्टर में मशीन के माध्यम से जो है उसको ब्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है मूल्यवर्धन, ये जो है इसमें मूल्यवर्धन की क्षमता होती है। मूल्यवर्धन कहने का मतलब कि मूल्यवर्धन निर्माण करने की क्षमता होती है और विनिर्माण करने की क्षमता होती है औद्योगिक सेक्टर में। तीसरा जो सेक्टर है उसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि जो होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में जो है यह सम्मिलित होता है, भाग लेता है। तो इसीलिए हम इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये जो है दोनों प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में जो है एक नियामक की भूमिका निभाता है। और जैसे कि बैंकिंग और परिवहन है। परिवहन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से, जो मान लो गेहूँ हो गया, प्राथमिक क्षेत्र से परिवहन के माध्यम से जो है गेहूँ को मिल यानी मशीन में ले जाया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार परिवहन जो इन दोनों क्षेत्रों में नियामक की भूमिका निभा रही है, इन दोनों क्षेत्र की गतिविधियों में सम्मिलित हो रही है। और जो बैंक होते हैं, बैंक भी इन दोनों क्षेत्रों की गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जो है हम इसको बैंक को, परिवहन को, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, इनको सेवा क्षेत्र के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। पहला है परिवार। जो परिवार होते हैं, परिवार के लोग जो होते हैं वो फर्म को जो है श्रम के रूप में संसाधन उपलब्ध कराते हैं। जो कंपनी होता है उसको श्रम देते हैं, श्रम के रूप में संसाधन उपलब्ध। जैसे कि मैंने बताया था कि श्रम एक प्रकार का संसाधन है, तो और उनको बदले में जो कंपनी है उनको जो है मजदूरी यानी आय उपलब्ध कराती है। तो परिवार द्वारा जो है अपनी उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है फर्म को उपभोग व्यय दिया जा रहा है। और दूसरा है फर्म। जो फर्म होता है, कंपनी होती है, ये जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने का कार्य करती है। और ये जो है उन वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से जो है ये निवेश व्यय करती है। जो फर्म होता है निवेश व्यय करता है। तीसरा जो है सरकार होती है। सरकार जो होती है वह परिवार और फर्म इन दोनों के कल्याण के लिए जो है कल्याणकारी योजनाएं लाती है। तो इसके बदले में सरकार को जो है फर्म और परिवार दोनों से जो है टैक्स प्राप्त होता है, दोनों से कर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम इसको जो है आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से, परिवार, फर्म और सरकार के माध्यम से आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी जो है संसाधनों की गतिशीलता जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। संसाधनों का गतिशील होना, अगर संसाधन किसी भी अर्थव्यवस्था में गतिशील होंगे तो उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिक होगा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार जो है किसी भी देश को समृद्ध होने के लिए, विकसित होने के लिए ज़रूरी है कि उस देश में आय जो है उस संसाधनों का गतिशीलता बना रहे। और आय का चक्रीय प्रवाह के माध्यम से जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है संसाधनों की गतिशीलता बनी रहती है। तो इस प्रकार ओवरऑल जो है आय का चक्रीय प्रवाह जो है संसाधनों की गतिशीलता में महत्वपूर्ण हो जाता है, संसाधनों की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम वित्तीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय व्यवस्था क्या है? वित्त क्या है? वित्त उसे कहते हैं जो मुद्रा के उपयोग के अधिकार को हम वित्त कहते हैं। और इसका जो आधार होता है वह लाभ और ब्याज और लाभांश होता है। ब्याज और लाभांश होता है जो है किसी भी मुद्रा के उपभोग में, किसी भी मुद्रा के लाभ का जो आधार होता है वो जो है ब्याज और वो होता है, आय होता है। दूसरा है वित्त व्यवस्था, नेक्स्ट है वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था क्या है? वित्त व्यवस्था जो है वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय उपकरणों, वित्तीय सेवाओं, इन तीनों से मिलकर जो है तीनों का सम्मिलित रूप होता है। और यह जो है निवेशक और बचतकर्ता,
निवेशक और बचतकर्ता इन दोनों के जो है मध्य की कड़ी होता है, इन दोनों की मध्य का कड़ी होता है। इसी को हम वित्तीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार जो है, वित्तीय बाजार में जो है इनमें जो मुद्रा का जो लेन देन होता है वह अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है। उसी को हम बाजार वित्तीय बाजार के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है मुद्रा का लेन देन जो होता है अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है। और इसमें जो है इसको बनाए रखने के लिए, इसको समरूप रूप से बनाए रखने के लिए जो है इसमें जो है वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उपकरणों और वित्तीय संस्थाओं, इन तीनों के माध्यम से जो है इसको जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता रहता है, प्रयोग होता रहता है। इन पर ध्यान दिया जाता रहता है। तो आधिक्य वाले क्षेत्र कहने का मतलब बैंक, जो बैंक होता है वह आधिक्य वाला क्षेत्र होता है, यह एक वित्तीय संस्था होता है बैंक। और दूसरा है ग्राहक। ग्राहक जो होता है यह कमी वाला क्षेत्र होता है, इसको हम अभाव क्षेत्र के नाम से अभाव क्षेत्र कहेंगे। तो जो आधिक्य वाला क्षेत्र है, आधिक्य वाला क्षेत्र जो है कमी वाले क्षेत्र यानी ग्राहक को जो है ऋण के रूप में जो है वित्तीय सेवा देता है। बदले में जो ग्राहक होता है उसको ब्याज और प्लस मूलधन, ब्याज और मूलधन सहित जो है उसको जो है ऋण चुकाता है बैंक को। तो इस प्रकार जो वित्तीय बाजार उसी को कहते हैं जिसमें आधिक्य वाले क्षेत्र यानी बैंक से कमी वाले क्षेत्र की ओर जो है कमी वाले क्षेत्र की ओर जो है प्रभाव को, आधिक्य को, उसी को हम वित्तीय बाजार कहते हैं। वित्तीय बाजार का जो है महत्व क्या है? वित्तीय बाजार का महत्व यही है कि इससे जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की गतिशीलता में सहायक होता है और यह जो है बचत की प्रवृत्ति को अधिक महत्व देता है और बचत को निवेश में परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है इसमें, और इससे जो है अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर में वृद्धि हो सकती है। तो ये इसके महत्व हैं वित्तीय बाजार के। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, पहला है मुद्रा बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या है? मुद्रा बाजार उसे कहते हैं जिसमें लेन देन जो है जिसमें जो है मुद्रा के लेन देन की जो है जिसमें जो है वित्त के लेन देन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिसमें जो वित्त होता है यानी वित्त के लेन देन की अल्पावधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसी को हम मुद्रा बाजार कहते हैं। अल्पावधि कहने का मतलब 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम। दूसरा है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में जो है जिसमें लेन देन जो होता है दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से अधिक दीर्घकालिक कहते हैं। दीर्घकाल तक की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसको जो है उसको हम पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। पूंजी बाजार कहने का मतलब शेयर मार्केट, और जो मुद्रा बाजार कहने का मतलब कि मुद्रा बाजार कहने का मतलब बैंकिंग। नेक्स्ट है जो वित्तीय बाजार जो होता है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार के जो है 2 प्रकार होते हैं भारतीय मुद्रा बाजार के। पहला है संगठित, दूसरा असंगठित। जो संगठित होता है इसमें जो है इसमें जो है इस बाजार में जो वित्त का लेन देन जो होता है एक निश्चित नियम प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसमें वित्त का लेन देन जैसे कि भारत की जो है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है इसमें एक निश्चित और मान्यता प्राप्त जो है नियम और प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो है ऋण दिया जाता है और जमा को स्वीकार किया जाता है। तो इसको हम संगठित क्षेत्र कहेंगे या फिर संगठित बाजार कहेंगे। दूसरा है असंगठित। असंगठित में जो है कोई भी नियम प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें जो ब्याज दर का निर्धारण करने का अधिकार होता है वह ऋण देने वाले को होता है। तो ये जो प्रणाली होती है असंगठित का, यह जो है मौखिक विश्वास पर आधारित होती है, बस विश्वास पर आधारित होती है। तो इस प्रकार जो जैसे कि सेठ और साहूकार, ये जो असंगठित क्षेत्र हैं, पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो असंगठित क्षेत्र पर ज़्यादा केंद्रित थी। पहले जो लोग थे, गांव के लोग थे मोस्टली, लगभग वो जो है सेठ और साहूकारों से ऋण ले लिया करते थे, और जो सेठ और साहूकार होते थे वो खुद मतलब अपनी मर्जी से जो है ब्याज दर का निर्धारण कर देते थे कि वे ऋण पर जो 5% या 4% इतना ब्याज लेंगे, और ग्राहकों को जो उतने % ब्याज चुकाने ही पड़ते थे। अगर वो ब्याज नहीं
पाते थे तो वे जो है ऋण के जाल में फंस जाते थे। तो ये जो समस्या थी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो है अब भारत में जो है भारत की अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का जो आधिक्य है वो अधिक संगठित क्षेत्र की पर जो है अर्थव्यवस्था अधिक केंद्रित हो गई है, क्योंकि जो है भारत के हर इलाके, हर क्षेत्र, गांव क्षेत्र, जिला, हर क्षेत्र में जो है बैंक उपलब्ध हैं। इसीलिए जो ग्राहक होते हैं, नागरिक होते हैं, वे ज़्यादातर जो बैंकों में पैसे जमा करते हैं और बैंकों से ऋण लेना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। तो इस प्रकार अब हम तरलता के बारे में समझेंगे। तरलता, लिक्विडिटी। तरलता क्या है? तरलता वो जो है जब हम किसी परिसंपत्ति को बिना किसी हानि और कम समय में जब हम उसको नकद में परिवर्तित कर देते हैं तो हम उसी चीज़ को तरलता के नाम से जानते हैं, तरलता कहते हैं, बिना हानि और बिना समय के। तो जो परिसंपत्ति होती है, परिसंपत्ति 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वह एक जो है वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती हैं। दूसरा भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं। भौतिक परिसंपत्तियाँ कहने का मतलब कि जो है प्रॉपर्टी, सोना, ये सब भौतिक परिसंपत्तियाँ। और वित्तीय परिसंपत्तियाँ कहने का मतलब पैसे। तीसरा है बौद्धिक परिसंपत्तियाँ। बौद्धिक परिसंपत्तियाँ जैसे मौखिक तौर पर होता है। तो 3 प्रकार के जो एसेट होते हैं, परिसंपत्ति होते हैं, भारत में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1935 को की गई थी। और यह जो है इसका कार्य क्या होता है? इसका जो होता है मुद्रा को जारी करना और उसका नियमन करना। मुद्रा जारी करना और उसका नियमन करना। और जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी संरचना और कार्यप्रणाली जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा किया जाता है, संचालित होता है। और जो हमारी तथा भारतीय बैंकिंग जो व्यवस्था होती है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का जो नियमन का कार्य होता है वह जो भारतीय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा जो है इसको किया जाता है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियमन किया जाता है। अब हम आरबीआई के जो है संगठन के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई की संरचना के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में जो है किसी भी महत्वपूर्ण नहीं, मतलब सभी जो महत्वपूर्ण या मुख्य होते हैं, सभी प्रमुख जो है निर्णय होते हैं वह केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। और इसको लागू करने के लिए स्थानीय बोर्ड की जो है सहायता ली जाती है, सलाह ली जाती है। जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होते हैं, केंद्रीय निदेशक बोर्ड में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर, एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो ये जो गवर्नर, उप गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वह भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा जो है गवर्नर और उप गवर्नरों की नियुक्ति करती है। और सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वे जो है गवर्नर और उप गवर्नरों को जो है पुनः जो है नियुक्त कर सकते हैं। ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो केंद्रीय निदेशक जो बोर्ड है, इसमें जो है 10 केंद्रीय निदेशक बोर्डों में 10 जो है स्थानीय 10 निदेशक भी नियुक्त किए जाते हैं केंद्रीय निदेशक बोर्ड में। और जो है जो स्थानीय निदेशक बोर्ड होते हैं, भारत में जो है आरबीआई के संगठन और संरचना में 4 प्रकार के स्थानीय बोर्ड हैं। इन 4 स्थानीय बोर्ड जो कि निदेशक बोर्डों को सलाह देने का कार्य करते हैं। तो जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है, इसमें जो है एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर और 10 निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। और 2 जो है व्यक्ति सरकार के द्वारा, सरकार की तरफ से जो है उसमें केंद्रीय निदेशक बोर्ड में प्रस्तुत होते हैं। जो 10 निदेशक नियुक्त किए जाते हैं, ये देश की जो है सभी अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये जो 10 नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार अब हम आरबीआई की संरचना के बारे में पढ़ें। तो जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होते हैं, केंद्रीय निदेशक बोर्डों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे जो है 1 वर्ष में जो है कम से कम उनको 6 बैठकें करनी होती है केंद्रीय निदेशक बोर्डों को। और इनको तिमाही आधार पर जो है तिमाही आधार पर कम से कम जो 1 बैठक होना अनिवार्य होता है केंद्रीय निदेशक बोर्डों का। और जो ये जो आरबीआई है,
वर्तमान समय में जो आरबीआई है, आरबीआई के पास जैसे कि मैंने 4 स्थानीय बोर्ड हैं जो कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए, आर्थिक हितों पर ध्यान रखने के लिए ये जो है केंद्रीय रिजर्व बोर्ड को जो सलाह देते हैं किसी भी मुख्य निर्णय को जो है लागू करने के लिए। तो इस प्रकार एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 10 जो है निदेशक नियुक्त किए जाते हैं और जो है विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 जो है सरकार की तरफ से होते हैं। तो इस प्रकार जो पूरा एक निदेशक के आरबीआई का जो है एक केंद्रीय रिजर्व बोर्ड बनकर तैयार होता है। तो आरबीआई जो होता है, अब इसके हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई का 2 प्रकार का कार्य होता है। एक तो इसका ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य होता है, दूसरा विकासात्मक कार्य होता है। केंद्रीय बैंक के रूप में इसका कार्य होता है कि जो है मुद्रा का नियमन करना, बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना, इसका कार्य होता है। पहला इसका कार्य बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना या मुद्रा का नियमन करना। तो ये जो है ये मुद्रा का नियमन जो है, बैंकिंग प्रणाली का नियमन आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा ही करता है आरबीआई। दूसरा है कि ये जो है मुद्रा जारी करता है, कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है इसके पास। और आरबीआई के पास ये भी बाध्यता होती है कि इसको 200 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति आरबीआई अपने पास नहीं रख सकता है। तीसरा जो पॉइंट है इसके केंद्रीय बैंक के रूप में, ये जो है सभी बैंकों को जो है लाइसेंस प्रदान करता है। अगर कोई नया बैंक विकसित हो रहा है, खुल रहा है, तो उसके लिए जो लाइसेंस होता है वो आरबीआई द्वारा ही दिया जाता है। चौथा जो है इसका ये कार्य होता है कि ये मौद्रिक नीति की समीक्षा करने का कार्य करता है। मौद्रिक नीति का जो उत्तरदायित्व होता है, समीक्षा होता है, वह आरबीआई ही करता है। दूसरा इसका जो कार्य है विकासात्मक कार्य में पहला है, ये जो है वित्तीय समावेशन का जो है विस्तार करता है आरबीआई, और ये जो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट है ये जो है वित्तीय आधुनिकीकरण, वित्तीय व्यवस्था का जो है आधुनिकीकरण करता है, और ये जो है सरकार की राजकोषीय ढांचाओं के साथ मिलकर जो है विकास का कार्य करता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये जो है विदेशी विनिमय बाजार का जो है नियमन करने का कार्य करता है आरबीआई। इसका नेक्स्ट कार्य ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आर्थिक जो संस्था होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं, उनके साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्ष में जो है मत प्रस्तुत करता है और जो है समृद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंकर कहने का मतलब जो है अंतिम उधारदाता के रूप में कार्य करता है। तो इसका नेक्स्ट है कार्य है ये सरकार का बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों सरकारों के जो है बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने आरबीआई के कार्य के बारे में पढ़ा, आरबीआई के संगठन के बारे में पढ़ा, आरबीआई के बारे में पढ़ा। अब हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति का अभिप्राय यही है कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीति को जो है जो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई है उसकी उस नीति से कहा जाता है जो जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का जो प्रभाव होता है उसको कम करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी कि तरलता के समायोजन में जो है ये सहायक होता है। और ये जो है आरबीआई के आर्थिक जो नीति होता है उसका वह हिस्सा माना जाता है जो तरलता, जो कि ब्याज दर, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति, इन सभी को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है मौद्रिक नीति। और जो मौद्रिक नीति होता है सरकार का जो राजकोषीय नीति होता है इसके साथ सम्मिलित होकर तालमेल के आधार पर सामंजस्य बैठाकर जो है विकास पर ध्यान देता है। सरकार की राजकोषीय नीति के से सामंजस्य रखकर जो है विकास पर ध्यान देता है। तो इस प्रकार जो हमारा आरबीआई है, जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है पहला ये है कि ये जो है मुद्रा की तरलता को जो है नियंत्रित करने का कार्य करती है, मुद्रा की तरलता को कम करने का कार्य करती है। दूसरा है ये जो कीमत की स्थिरता और विनियमन स्थिरता को जो है बनाए रखने का कार्य करती है, और ये जो आर्थिक समृद्धि और मुद्रास्फीति दर के मध्य जो है तालमेल बनाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो ये कुछ मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं।
मौद्रिक नीति के प्रकार भी हैं, जैसे ये कठोर मौद्रिक नीति होता है और एक जो है सस्ती मौद्रिक नीति होता है, यानी सरल मौद्रिक नीति होता है। तो हम इन दोनों पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति में जो है इसके अंतर्गत जो है जो ब्याज दर होते हैं वे कम होते हैं। तो ब्याज दरों के कम होने से जो है इससे तरलता में वृद्धि हो जाती है, और इससे तरलता में वृद्धि करके जो है औद्योगिक जो उत्पादन होता है उसको अधिक करने का, यानी औद्योगिक उत्पादन को अधिक प्रोत्साहित होता है। तो सस्ती मौद्रिक नीति उसी ही कहते हैं जब ब्याज कम हो जाता है। तो ब्याज कम होने से जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन में वृद्धि होती है और तरलता बढ़ जाती है। दूसरा है कठोर मौद्रिक नीति में। कठोर मौद्रिक नीति में जो है इसमें ब्याज जो होता है अधिक होता है। इस नीति के द्वारा जो आर्थिक जो मंदी होती है, आर्थिक मंदी की दर में सहायक होता है, और यह जो है और इसमें केंद्रीय जो बैंक होता है आरबीआई द्वारा जो है कठोर मौद्रिक नीति में ब्याज दर अधिक बढ़ा दिया जाता है। और ब्याज दर अधिक बढ़ाने से जो है समाज में अर्थव्यवस्था में जो तरलता होती है उसकी कमी आ जाती है। तरलता में कमी आने से जो उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। तो यह जो नीति होती है कठोर मौद्रिक नीति, यह आर्थिक समृद्धि को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि जो सस्ती मौद्रिक नीति है, सस्ती मौद्रिक नीति में ब्याज दर अधिक हो गया, ब्याज दर कम हो गया, सस्ती मौद्रिक नीति ब्याज दर कम हो गया तो तरलता बढ़ गई। तरलता बढ़ने से जो है ग्रोथ भी बढ़ गया, क्योंकि समाज के पास अधिक पैसे आ जाएंगे, तो पैसे आने से लोग अधिक उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार ग्रोथ बढ़ गई अर्थव्यवस्था की। दूसरा है कठोर मौद्रिक नीति में ब्याज दर अधिक बढ़ा दिया जाएगा तो तरलता कम हो जाएगी। तरलता कम होने से जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाएगा, मुद्रास्फीति को कम किया जाएगा, यानी तरलता को कम किया जाएगा। तो इस प्रकार इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कठोर मौद्रिक नीति अगर अपनाई जाएगी, कठोर मौद्रिक नीति से अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ होता है, विकास, वो रुक जाएगा। और सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी तो इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी समाज में। तो इन दोनों मौद्रिक नीतियों का आपस में जो है विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो मई 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में जो है संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन करके यही किया गया कि मुद्रास्फीति का जो दर होता है उसका जो लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु जो आरबीआई है, आरबीआई को जो है कुछ और अधिकार प्रदान किए गए, ताकि जो है आरबीआई जो है अधिक उचित ढंग से जो है मुद्रास्फीति दर को जो है निर्धारित कर सके। तो इस प्रकार जो यह प्रावधान किया है कि भारत सरकार जो है आरबीआई के जो है साथ परामर्श करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जो है मुद्रास्फीति दर का निर्धारण करेगी। तो इस प्रकार हमारे भारत में हर 5 वर्ष में एक बार जो है मुद्रास्फीति दर को निर्धारित किया जाता है, और उसी मुद्रास्फीति दर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है कम और उस मुद्रास्फीति दर तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार जो है उस मुद्रास्फीति दर तक जो है दर पर, यानी हमारा जब मुद्रास्फीति मान लो 4% माना गया है, तो उस 4% तक ही रखा जाएगा कि 4% से अधिक मुद्रास्फीति दर ना जाए। तो इस प्रकार जो है जो हमारी मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति को हम साख नियंत्रण की नीति के नाम से भी जानते हैं। साख नियंत्रण कहने का मतलब कि साख मतलब होता है पैसे, धन इकट्ठा करना, आय, साख मतलब आय। तो मौद्रिक नीति का जो है मौद्रिक नीति के 2 उपकरण माने गए हैं। पहला होता है गुणात्मक उपकरण और मात्रात्मक उपकरण, और दूसरा होता है चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण। तो मात्रात्मक उपकरण है, मात्रात्मक उपकरण में पहला आता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो है फैसिलिटी। LAF जो है, LAF के 2 प्रकार होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा होता है जो है VRR के 2 प्रकार, CRR और SLR। दूसरा है नेक्स्ट OINO, नेक्स्ट है बैंक रेट, और नेक्स्ट है INSF रेट। तो इस प्रकार ये जो है मात्रात्मक उपकरण है। दूसरा है गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण में जो है साख राशनिंग, नैतिक दबाव, और जो है
नैतिक दबाव, ये जो है कुछ मात्रात्मक चयनात्मक उपकरण हैं। तो हम इन उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। मात्रात्मक जो उपकरण होते हैं, यह अर्थव्यवस्था में केवल मुद्रा की जो मात्रा होती है उसी को नियंत्रित करने पर अधिक नियंत्रित करने पर ध्यान देते हैं और उसका प्रयास करते हैं। और यह जो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में सहायक होते हैं, मुद्रा की आपूर्ति में सहायक होते हैं, जैसे कि LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। जो तरलता समायोजन सुविधा है, इसके अंतर्गत RBI जो है अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकताओं को समायोजित करता है। तो इसमें जो है मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है, अल्पकालिक जो अवधि होती है उसको पूरा कर सकते हैं। उद्देश्य अल्पकालिक अवधि की जो तरलता आवश्यकता होती है उसको पूरा करने का जो लक्ष्य होता है इन दो उपकरणों के माध्यम से। जैसे पहला उपकरण है रेपो रेट। रेपो रेट जो है वह ब्याज दर होता है जिसके आधार पर जो RBI होता है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को जो है अल्पकालिक अवधि के लिए जो है ऋण प्रदान करता है। तो उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो है प्रक्रिया में जो है ऋण का जो आधार होता है वह वैध प्रतिभूतियाँ होती हैं। वैध प्रतिभूतियाँ कहने का मतलब दस्तावेज। तो रेपो रेट अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था में तरलता की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में यह वह दर होती है जिसके माध्यम से जो RBI होता है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को जो है जिसके आधार पर जो RBI होता है मुद्रा बाजार से अतिरिक्त तरलता को जो है समायोजन करता है, मतलब तरलता को कम करने का कार्य करता है। तो उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अर्थात रेपो रेट के आधार पर जो है RBI जो है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को जो है अल्पकालिक अवधि के लिए जो है ऋण देता है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट जो है अधिक होगा तो तरलता कम होगी। तो ये जो होते हैं दोनों जो है जो उपकरण होते हैं, ये किसी भी बैंक या किसी भी बैंकों की जो है अल्पकालिक अवधि की जो तरलता की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है। तो जो नेक्स्ट है प्रतिभूति, जैसे कि मैंने इस वर्ड का प्रयोग किया था। प्रतिभूति क्या है? प्रतिभूति वो होती है जो वे सभी प्रकार के जो दस्तावेज होते हैं, वे सभी प्रकार के दस्तावेज या वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा बाजार में जो है पूंजी एकत्रित किया जा सकता है। हम उन्हीं को प्रतिभूति के रूप में जानते हैं। ये दस्तावेज या किसी वस्तु के रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि जब कोई प्रतिभूति जो है सरकार द्वारा जारी की जाती है तो हम उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों के नाम से जानते हैं। तो जो प्रतिभूति सिक्योरिटी जो होती है, प्रतिभूति दो प्रकार की होती है, एक डेब्ट सिक्योरिटी और दूसरा शेयर सिक्योरिटी होती है। तो नेक्स्ट जो उपकरण है मात्रात्मक उपकरण में वो था VRR, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। VRR परिवर्तनीय कोष अनुपात। जो VRR होता है यह प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को जो अपनी कुछ राशि रिजर्व के रूप में जो है रखनी होती है। तो RBI जो होता है, RBI के अनुसार VRR के माध्यम से वह सभी जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक होते हैं उनको जो है RBI के पास जो है कुछ रिजर्व राशि रखनी होती है। और यह रिजर्व दो प्रकार का हो सकता है। पहला है वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR के माध्यम से जो RBI होता है, RBI अधिनियम 1934 की जो धारा 42 है, इसके अनुसार जो है प्रत्येक जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक होते हैं उनको जो है अपने NDTL यानी अपने NDTL कहने का मतलब उनके पास जो साख उपलब्ध होता है, अपने NDTL का जो है कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है RBI के पास जो नकद के रूप में रखते हैं, उसी को हम CRR के रूप में जानते हैं। इसको जो है जो CRR होता है इसको नकद के रूप में ही रखा जाता है, इसको जो है किसी प्रतिभूति के रूप में नहीं रखा जा सकता है। तो ये जो है इसमें जो है RBI इसमें कोई ब्याज नहीं चुकाया जाता है। मतलब अगर जब बैंक RBI के पास ये जो पैसे होते हैं सुरक्षित रखते हैं तो उनको RBI उनको कोई ब्याज नहीं चुकाता है। और ये जो निर्धारण होता है CRR का जो निर्धारण होता है ये RBI द्वारा किया जाता है। मतलब किसी मान लो RBI 4% CRR की दर निर्धारित करता है तो सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को 4% जो अपने NDTL का 4% जो RBI के पास सुरक्षित रखना होगा, वो भी नकद के रूप में। तो CRR का प्रयोग केवल जो है तरलता नियंत्रण में होता है, बल्कि ये दोनों बैंकों के नियमन में भी सहायक होता है। तरलता के नियमन के साथ साथ दूसरा है सामूहिक तरलता अनुपात SLR।
स्टेटुअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR जो है यह जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा जो है 24 के अनुसार जो प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने NDTL का जो है कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है अपने पास रखना होता है। CRR में RBI के पास रखना होता है, SLR में अपने पास रखना होता है। और यह जो है मात्र नगद के रूप में नहीं, यह जो है कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में या किसी सरकारी प्रतिभूति के रूप में, इन तीनों रूपों में जो है जो बैंक जो अपने पास SLR रख सकते हैं। और जो इसको जो द्वारा जो है न केवल मुद्रा की तरलता को नियंत्रित किया जाता है बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों की मांग एवं आपूर्ति को भी प्रभावित किया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रत्यक्ष रूप से SLR के माध्यम से जो है सरकार वाणिज्यिक बैंकों से जो ऋण लेती है। तो SLR का निर्धारण भी जो है RBI द्वारा ही किया जाता है। जब SLR अधिक होता है तो तरलता जो है अर्थव्यवस्था की जो तरलता होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो साख सृजन होता है, साख इकट्ठा करने का जो कार्य होता है, वह साख सृजन का कार्य जो होता है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जबकि साख नियंत्रण का जो कार्य होता है RBI द्वारा किया जाता है। और RBI साख का नियंत्रण जो है मौद्रिक नीति के माध्यम से, मौद्रिक नीति का प्रयोग करके जो है साख का नियंत्रण करता है, और इसको हम साख नियंत्रण नीति के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार जो नेक्स्ट है वह OMO है, ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। तो OMO भी एक जो है साख नियंत्रण नीति है जो है OMO। इसके अंतर्गत जो RBI खुले बाजार में जो है किसी सरकारी खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है। यदि RBI सरकारी प्रतिभूतियों को जो है सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, यानी बेचता है, तो उससे जो मुद्रा की जो तरलता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा तो लोग उसे खरीदेंगे, तो वे जो है कुछ पैसे चुकाएंगे RBI को। तो इस प्रकार उनके पास धन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये जो है तो और यदि जब RBI जो है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है, यानी खरीदता है, तो उससे लोगों के पास जो है तरलता की जो मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार OMO भी मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने का जो है एक तरीका माना जाता है, और यह एक अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि जब विक्रय किया जाता है और जब सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो उससे जो है तरलता, बैंकों की तरलता कम हो जाती है, और जब क्रय किया जाता है तो बैंकों की तरलता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये भी एक तरलता नियंत्रण का तरीका माना जाता है। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? वह ब्याज दर जिसके आधार पर जो RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए, यानी अधिक अवधि के लिए, 1 वर्ष की अधिक अवधि के लिए ऋण देता है, तो उसी को हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। RBI अधिनियम 1939 की धारा जो 49 के साथ जो है बैंक रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर RBI जो प्रमाणिक प्रतिभूतियाँ होती हैं, यानी जैसे कि प्रमाणिक प्रतिभूतियाँ कहने का मतलब कि कोई जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ हो गई, प्रमाणिक प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए हम इसको जो पुनर्कटौती ब्याज दर के नाम से भी जानते हैं, बैंक रेट को। तो ये जो होती है, जब बैंक रेट अधिक होता है तो तरलता यानी साख सृजन करने की जो क्षमता होती है बैंकों की, वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जो बैंक रेट अधिक होता है तो वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनको अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये तरलता नियंत्रण का जो है एक तरीका है, मात्रात्मक तरीका है। नेक्स्ट है MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। तो ये जो है MSF रेट वह ब्याज दर होती है जिसके आधार पर RBI अनुसूचित व्यापारिक जो बैंक होते हैं उनको आपातकालीन स्थिति में जो है आपातकाल की स्थिति में ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार जो है अनुसूचित जो व्यापारिक बैंक होते हैं इसी को हम MSF रेट के नाम से जानते हैं, और इसका उद्देश्य यही होता है कि बैंकों को जो है किसी आपातकाल की संकट से जो है उनको छुटकारा दिलाना है, उनकी सहायता करना है। तो इसी को जो है हम MSF रेट के नाम जानते हैं। जब MSF की रेट अधिक होती है तो तरलता की जो मात्रा होती है वह कम हो जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था में।
अब हम गुणात्मक यानी चयनात्मक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो चयनात्मक उपकरण है, इसमें इसके अंतर्गत जो मुद्रा की तरलता होती है उसके साथ मुद्रा की तरलता के साथ मुद्रा के जो है मुद्रा के उपयोग को भी नियंत्रित किया जाता है चयनात्मक उपकरण में। अर्थात इस प्रयोग में जो है आरबीआई किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा के प्रवाह को जो है नियंत्रित करता है और इस नियंत्रित करने का कार्य करता है और इन उपकरणों के माध्यम से जो है वह इसको कंट्रोल करता है। जैसे कि पहला है वह है मार्जिनल लिमिट कंट्रोल। मार्जिनल लिमिट कंट्रोल MLC। मार्जिनल लिमिट कंट्रोल के माध्यम से आरबीआई द्वारा जो है किसी विशेष मार्जिनल लिमिट कंट्रोल में मान लो कोई विशेष किसी ऋण विशेष पर किसी कोई ऋण होता है उस पर जो है मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। मार्जिन की सीमा लगा दी जाती है और जब मार्जिन में परिवर्तन किया जाता है तो वो पूरी जो ऋण होती है ऋण जो कि ऋण दिया गया हो उन सभी में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इससे जो उस क्षेत्र में मुद्रा की तरलता होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसको जो है अन्य क्षेत्रों लेकिन इसका जो अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका संक्षिप्त अर्थ यही है कि जब मार्जिन लिमिट कंट्रोल को लगाया जाता है किसी भी ऋण देने योग्य राशि पर तो उससे जो है तो उसे जो ऋण होता है ऋण लेने वालों पर जो अधिक प्रभाव पड़ जाता है तो उससे जो है लोग अधिक ऋण की मात्रा जो है कम लेते हैं तो इससे तरलता की मात्रा जो होती है वह कम हो जाती है। नेक्स्ट है साख राशनिंग। साख राशनिंग के माध्यम से आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को जो है व्यापारिक बैंकों का जो ऋण देने योग्य जो राशि होती है उन पर जो है लिमिट लगा दी जाती है। मान लो कोई व्यापारिक बैंक है उसके पास जो मुद्रा है जो कि वो लोगों को ऋण दे सकती है, ग्राहकों को ऋण दे सकती है, उस पर आरबीआई जो है लिमिट लगा देती है। और यह लिमिट लगाने का उद्देश्य ये होता है कि बैंक जो है किसी अनावश्यक क्षेत्रों को जो है ऋण न दें। अनावश्यक क्षेत्रों को ऋण न देने के बजाय वह जो है इसका जो है उचित क्षेत्रों पर, वांछित क्षेत्रों पर जो है जिनको ऋण की आवश्यकता है उनको ऋण देने पर अधिक ध्यान दें। तो इस प्रकार जो है यह जो है उत्पाद संबंधी जो कार्य होते हैं उनको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जो है साख राशनिंग के माध्यम से जो है विकास पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है मौद्रिक दबाव। मौद्रिक दबाव के माध्यम से जो है आरबीआई द्वारा जो है जो व्यापारिक बैंक होते हैं उन पर जो है नैतिक आधार यानी नैतिक दबाव दिया जाता है कि वो जो है अपील की जाती है कि वे जो है ब्याज दरों का जो निर्धारण होता है वो मौद्रिक नीति के आधार पर ही करें। ब्याज दरों का निर्धारण मौद्रिक नीति के माध्यम से ही करें, ना कि वो अपने मन से ब्याज का निर्धारण करें। इससे जो है वे जो है मौद्रिक नीति की जो प्राथमिकता होती है, मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करना अधिक सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो नैतिक दबाव के माध्यम से आरबीआई जो है जो बैंक दर होती है उसका निर्धारण करता है। मौद्रिक नीति समिति MPC क्या है? मौद्रिक नीति समिति जो है आरबीआई अधिनियम 1934 की में संशोधन करके धारा 45 ZB के अंतर्गत जो है जो 6 सदस्य MPC में 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य वाली MPC का प्रावधान किया गया है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा जिसका जो गठन होता है वह जो इसका उद्देश्य केंद्र सरकार करता है, गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और यह समिति मुद्रास्फीति दर और आर्थिक समृद्धि दर संबंधित जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत जो है ब्याज दरों का निर्धारण करती है। तो ये जो है मुद्रास्फीति दर, आर्थिक समृद्धि दर पर जो अधिक फोकस करती है MPC के उद्देश्य क्या हैं? जैसे कि मैंने बताया MPC में 6 सदस्य होते हैं। तो MPC का जो उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। मौद्रिक नीति की समीक्षा करने में जो है पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देना और यह मुद्रास्फीति दर को जो है निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखना। मतलब जो 5 वर्षों में एक बार जो सरकार और आरबीआई द्वारा जो मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है उस मौद्रिक नीति दर के अनुरूप ही जो है मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने का जो कार्य होता है वह MPC द्वारा किया जाता है। इसका ही वह जो है उत्तरदायित्व तो होता है कि वह जब मुद्रास्फीति दर को अधिक बढ़ने न दे उस जो है दर से। MPC की कार्यप्रणाली क्या होती है? इसकी जो कार्यप्रणाली होती है वह है समिति। वैसे तो इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं जिनमें से 3 आरबीआई तथा 3 सदस्य जो है सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में जो एक गवर्नर होता है और दो जो है एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा एक जो है केंद्रीय बोर्ड का सदस्य होता है, और जो है जो कि एमपीसी की जो है एमपीसी में हिस्सा लेता है। और जो तीन जो व्यक्ति होते हैं जो कि सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं एमपीसी में, भी जो है तीनों अर्थशास्त्री होते हैं। तीनों अर्थशास्त्र के जो है ज्ञाता होते हैं, वे ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो है समिति की जो अध्यक्षता होती है वह गवर्नर द्वारा किया जाता है, और जो है समिति अपना जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर लेती है। अगर जब समिति की बैठक की जाती है, एमपीसी की जो बैठक की जाती है, तो जब लोगों में विवाद हो जाता है तो उस विवाद की स्थिति में बहुमत कराया जाता है, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और जो एमपीसी होता है इसके बैठक में जो है इसका एक वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकों होना अनिवार्य होता है, और तथा हर बैठक के लिए जो है चार सदस्य, हर कोरम के लिए 4 सदस्य को होना होता है। 4 सदस्य होना ही होता है हर बैठक में। और समिति की जो प्रत्येक सदस्य होता है उसका एक वोट होता है, और वोटों के जो समान होता है, जब बहुमत समान हो जाता है, बहुमत समान की स्थिति में जो गवर्नर होता है, एमपीसी का जो गवर्नर होता है वो जो है निर्णायक मत देता है। इसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो उस जो है वोटों के समान होने की स्थिति में जो है गवर्नर निर्णायक मत देता है। अगर गवर्नर जिस पक्ष की ओर अपना जो है मत दे देता है तो वही पक्ष का जो है निर्णय माना जाएगा। तो समिति के द्वारा जो है दिए गए निर्णयों को उनके जो है तर्क सहित 14 दिनों में जो है सार्वजनिक कर दिया जाता है। जो निर्णय लिया जाता है उसको 14 दिन का समय दिया जाता है, फिर 14 दिन के बाद उसको जो है सार्वजनिक कर दिया जाता है, यानी कि उसको रिलीज़ कर दिया जाता है उस निर्णय को। और समिति प्रत्येक 6 महीने में जो एक बार मौद्रिक नीति की जो समीक्षा करता है, मौद्रिक नीति के रिपोर्ट नामक जो एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। इसमें भविष्य की मुद्रास्फीति दर का भी अनुमान बताया जाता है। तो हर 6 महीने में एमपीसी जो है मौद्रिक नीति समिति का जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार हमने एमपीसी के बारे में पढ़ा, जो कि एक मौद्रिक नीति समीक्षा को जो है मौद्रिक नीति समीक्षा पर जो है को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है आधार दर, बेस रेट। बेस रेट क्या है? बेस रेट जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक जो होते हैं, अनुसूचित व्यापारिक जो बैंक होते हैं वे जो है ग्राहकों को देने के लिए जो दर का निर्धारण करते हैं उसी को हम बेस रेट के नाम से जानते हैं। बेस रेट के माध्यम से ही जो है अनुसूचित व्यापारिक बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं, अर्थात बेस रेट से जो है कम ब्याज दर पर जो है बैंक अपनी ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता है बेस रेट से कम पर। और इसका निर्धारण जो होता है स्वयं बैंक करता है। जो बेस रेट का निर्धारण होता है बैंक द्वारा किया जाता है, और बेस रेट जो होती है वो अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है, क्योंकि जो इसका जो निर्धारण का जो अधिकार होता है वो स्वयं बैंक को होता है। तो हर बैंक अपनी आय पर फोकस करके अपने जो है विकास को ध्यान में रखते हुए वे जो है अपने ब्याज दर का निर्धारण करते हैं। और एक होता है प्रधान उधारी दर होता है। प्रधान उधारी दर में जो है ग्राहक जो होते हैं अपने विश्वास पात्र ग्राहक को जो है ऋण देने के लिए जिस ब्याज दर का उपयोग करते हैं उसको हम जो है इसको प्रधान उधारी दर कहते हैं। मतलब जो बैंक होते हैं उनको विश्वास हो जाता है कि ये ग्राहक जो है समय पर अपने ऋण को चुका देगा, तो उनके लिए अलग जो है ब्याज दर रखा जाता है, उसको हम जो है प्रधान उधारी दर के नाम से जानते हैं। तो कुछ हमारे मौद्रिक जो नीति होता है इसमें कुछ समस्या भी देखने को मिलती है। इसके समस्या में है कि बैंकिंग व्यवस्था में जो है जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है उसमें मौद्रिक जो संचरण होता है उसका उचित ना होना, उसके उचित प्रकार से न होने के कारण ग्राहकों को मौद्रिक नीति का जो होता है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो है बैंक जो होते हैं वह सस्ती मौद्रिक नीति के अनुसार, मतलब जब ब्याज दर कम होता है तो अपने ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं करते हैं। जो मौद्रिक नीति में ब्याज दर कम होता है तो बैंक अपने मौद्रिक नीति के अनुसार अपने ब्याज में परिवर्तन नहीं करते हैं और उसी पर जो है लोगों को ब्याज देते रहते हैं। तो इस प्रकार जो ग्राहक होते हैं वे लाभ से वंचित हो जाता है, क्योंकि जब मौद्रिक नीति कम होती है तब भी उनको जो है कम ब्याज दर पर ऋण नहीं मिलता है। तो इस समस्या के उपाय के लिए कि जो मौद्रिक नीति है उसको लोगों को लाभ मिले, तो आरबीआई ने जो है एक फार्मूला का निर्धारण किया, फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे कि हम MCLR के नाम से जानते हैं। तो MCLR जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत जो बैंक होता है बैंकों को अपनी उधारी दर के निर्धारण में
फंड की सीमांत लागत के आधार पर जो है इसको बैंकों द्वारा MCLR का निर्धारण मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसके लिए जो है निम्नलिखित 2 आधार बनाए गए हैं। तो जो MCLR है इसी के आधार पर जो बैंक होते हैं प्रत्येक बैंक अपने ब्याज दर का निर्धारण करते हैं और उसी ब्याज दर पर जो है और ये जो MCLR है इसका जो निर्धारण होता है वो मौद्रिक नीति के आधार पर किया जाएगा। तो इस पर जो है निम्नलिखित प्रकार के जो ब्याज दर होते हैं इस प्रकार जो ब्याज दर है मतलब जो MCLR है इसका उद्देश्य यही है कि इसका उद्देश्य मौद्रिक जो संचरण की जो समस्या है मौद्रिक संचरण की समस्या को कम करना है तथा कम करना था तथा जिससे ग्राहकों को जो है मौद्रिक नीति का जो है अधिक पारदर्शी और खुले तरीके से जो है उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार EBR भी जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क जो रेट है यह जो MCLR के उचित क्रियान्वयन न होने पाने के कारण जो MCLR इसका भी उचित क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। तो इसके भी उचित क्रियान्वयन न होने के कारण जो है मौद्रिक संचरण में पर्याप्त सुधार नहीं हो पा रहा था। तो इसके समय डॉक्टर जनक राज की अध्यक्षता में डॉक्टर जनक राज की अध्यक्षता में जो एक समिति का जो है निर्धारण किया गया। इस समिति में जो है यह प्रावधान किया गया कि जो बेस रेट है इसका निर्धारण जो मौद्रिक आधार पर किया जाएगा और इसी आधार पर जो बैंक अपने ब्याज दर का निर्धारण करेंगे। तो निम्नलिखित जो पॉइंट्स होते हैं प्रावधान होते हैं वह दिया गया इस समिति के आधार पर कि इन आधारों पर जो है बैंक जो होते हैं अपने ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं जैसे कि रेपो रेट के आधार पर ट्रेजरी बिलो के आधार पर इन सब आधारों पर जो है जो बैंक होते हैं अपने ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो अब हम वाणिज्यिक बैंक के बारे में पढ़ेंगे। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा उन्हें उपभोग एवं निवेश के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराती है। हम उसी को वाणिज्यिक बैंक के रूप में जानते हैं और इसी प्रक्रिया को हम बैंकिंग कहते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वह साख सृजन के माध्यम से लाभ अर्जित करते हैं। साख सृजन कहने का मतलब कि वे जो है जब वो जमा स्वीकार करते हैं तो उससे जो वे साख उनको मिलती है। इस प्रकार वे जो है साख सृजन के माध्यम से जो है लाभ अर्जित करते हैं। मोस्टली हर बैंक का यही कार्य होता है कि वे ऋण देते हैं और जमा स्वीकार करते हैं। इससे उनके जो है जिससे उनके विकास का जो दर होता है वह बना रहता है, गतिशील रहता है। तो इस प्रकार जो है अब हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग जो क्षेत्र होता है यह 5 प्रकार का होता है। पहला है कोर बैंकिंग, दूसरा लीड बैंकिंग, तीसरा जो होता है वह है शैडो बैंकिंग, नेक्स्ट विकास बैंकिंग और जो है 5वां है वो यूनिवर्सल बैंकिंग। तो ये जो है 5 प्रकार के जो बैंकिंग होते हैं, 5 प्रकार के जो बैंकिंग व्यवस्थाएं होती। तो इस प्रकार जो है हम कोर बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोर बैंकिंग में जो है इसमें जो बैंकिंग के जो शाखाएं होती हैं वो इंटरनेट से जुड़ी होती है, सीधे इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और इस कोर बैंकिंग में जो है ग्राहकों को जो है किसी भी शाखा से जो है बैंकिंग की सुविधा प्राप्त हो जाती है। दूसरा है लीड बैंकिंग। लीड बैंकिंग में जो है लीड जो बैंकिंग होता है बैंकों द्वारा जो आपसी सामंजस्य होता है, आपसी सामंजस्य के आधार पर वित्तीय समावेशन को बढ़ाया देने जाने का उद्देश्य होता है लीड बैंकिंग में। और RBI द्वारा किसी भी एक बैंक को जो लीड बैंक नामित कर दिया जाता है और बैंकिंग प्रणाली में इससे जो है जवाबदेहता बनाए रखने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी एक बैंक को जो है RBI जो है लीड बैंक की भूमिका निभाने को चुनता है। नेक्स्ट है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग में जो है बैंकिंग प्रक्रिया से अलग जो है यह जो है बैंकिंग प्रक्रिया से अलग होती है शैडो बैंकिंग, लेकिन जो है लेकिन इसका जो कार्य होता है वह बैंकों से मिलता जुलता होता है और इसकी तरह ग्राहकों को जो है वित्तीय सुविधाएं दी जाती हैं, परंतु जो है इनके पास जो है बैंक का दर्जा नहीं होता है। इसीलिए इनको हम शैडो बैंकिंग के नाम से जानते हैं, छाया क्षेत्र, बैंकों का छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विकास बैंकिंग। विकास बैंकिंग में जो है बैंकिंग कार्यों का जो उद्देश्य होता है वह अधिक विकास पर ध्यान दिया जाता है और इनका जो उद्देश्य होता है उस क्षेत्र में जो है संगठित सेक्टर पर जो है अधिक फोकस करके जो है विकास की अर्थव्यवस्था यानी विकास बैंकिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग में बैंकिंग कार्यों का विस्तार जो है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए किया जाता है, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और आय को बढ़ाने के लिए जो है नरसिंहन समिति के द्वारा जो है सिफारिश की गई यूनिवर्सल बैंकिंग में। इस प्रकार जो हमारी बैंकिंग की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से जो है विकास पर केंद्रित है, विकास की अर्थव्यवस्था।
इस प्रकार जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक कार्य, इनका प्राथमिक कार्य होता है और दूसरा द्वितीय कार्य। तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं ये जमा स्वीकार करते हैं और दूसरा ऋण देते हैं। तो और इनका जो द्वितीय कार्य होता है वह बिल, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। तो इस प्रकार जो है वाणिज्यिक बैंकों के जो ये कार्य होते हैं, इन प्राथमिक और द्वितीय कार्य, हम इनको अगले नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।